प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड पर गोरखा आक्रमण की। आपको ज्ञात होना चाहिए कि उत्तराखंड अपनी स्थापना से पूर्व, जैसे कि यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, जो दो मंडल थे, ये उत्तर प्रदेश के अधीन थे, अंतर्गत थे। और तब उससे पूर्व जो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो ये संयुक्त प्रांत था, उस प्रांत के अंतर्गत जो गढ़वाल और कुमाऊं थे, और उससे भी पूर्व अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से पूर्व इस क्षेत्र पर 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक गोरखों का शासन रहा। यद्यपि गोरखों का शासन कुमाऊं पर 1790 में आरंभ हो गया था और गढ़वाल पर 1803-4 में उनका शासन आरंभ हुआ। तो गोरखा जो शासन रहा उत्तराखंड में, उसे एक प्रकार से अत्याचार का पर्याय माना जाता है, अर्थात अत्याचार का दूसरा नाम गोरख्यानी, गोरखा शासन। क्योंकि गोरखों के शासन को उत्तराखंड में गोरख्यानी भी कहा जाता है, और गोरख्यानी को उत्तराखंड में एक प्रकार से अत्यंत क्रूर, अत्याचारी, आतंकी शासन माना जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यद्यपि भारत के संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अत्यंत शोषणकारी रहा, परंतु उत्तराखंड के लिए अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से भी अधिक शोषणकारी गोरखों का शासन रहा। गोरखों ने इतने अत्याचार उत्तराखंड के निवासियों पर किए, कुमाऊं और गढ़वाल के निवासियों पर इतने अत्याचार किए कि उन्होंने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, मजदूरों को दास बनाकर वो बेचा करते थे, और हरिद्वार में उस समय दासों की मंडी लगती थी। तो आप सोच सकते हैं कि गोरखों ने कितना अत्याचार अपने इस चंद समय के शासनकाल में किया होगा कि यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को या अन्य लोगों को दास बनाकर वो हरिद्वार में बेचते थे। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखा शासन, या जिसे हम गोरख्यानी कहते हैं, किस तरह उनका अत्याचारपूर्ण शासन रहा होगा। उस समय के प्रसिद्ध कवि हुए हैं कवि मौलाराम, और मौलाराम जो कि गढ़वाल के गढ़वाल पर जो गढ़ राज्य था उसके पंवार वंशीय शासकों के दरबार में रहते थे मौलाराम। तो मौलाराम जो कवि हैं, उन्होंने अपनी रचना में किस तरह गोरखा शासन का वर्णन किया, थोड़ा सुनाना चाहूँगा। मालक रहा न गढ़ में मुल्क सुसार हो गया, साहिब गुलाम पाजी सब इकसार हो गया, काजी करे न काज सितमगार हो गया, रैयत पे जुल्म जोर बिसियार हो गया, क्या खूब श्रीनगर था उजाड़ हो गया। गुलजार था यो शहर जवानी के बसत में, बैठे थे महाराज फतेह शाह तखत में, करते थे गौर सबकी इंसाब जुगत में, राजी थी दुनिया रहती थे भगत में, क्या खूब श्रीनगर था उजाड़ हो गया। जो उन्हें वर्णन किया, ये काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया कि किस तरह श्रीनगर था और जो गोरखा शासन के कारण किस तरह उजाड़ हो गया, जो उस समय श्रीनगर गढ़ राज्य की राजधानी थी गोरखों के अंतर्गत, वो किस तरह उजाड़ हो गई थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि गोरखों ने किस तरह नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाया और कैसे गोरखा इतने शक्तिशाली हो गई, इस संदर्भ में थोड़ा इस पृष्ठभूमि पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। नेपाल में जो गोरखा शक्ति का उदय हुआ, उसका कारण क्या था, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कि जो वर्तमान उत्तराखंड है, उसकी पूर्वी सीमा पर उस समय जो काली कर्णाली प्रदेश था, उस काली कर्णाली प्रदेश में उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1790 से पहले की, और या 1775 से पहले की, उस समय काली कर्णाली प्रदेश में डोटी, दुल्लू तथा जुमला राजाओं का शासन था। और उसमें जो डोटी के राजाओं को रैण का राजा कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि वो कुमाऊं से ही संबंधित थे, अर्थात उनके वंशज कुमाऊं से थे। बाद में जो ये कर्णाली क्षेत्र में जो ये राज्य थे, ये 22 राज्यों का समूह था। और कर्णाली से जो काली कर्णाली क्षेत्र है, उससे पूर्व में जो क्या थी, काठमांडू उपत्यका, जो वर्तमान नेपाल की राजधानी है, उस काठमांडू की घाटी में और पश्चिमी सप्तगंडकी जो क्षेत्र था, उसमें लगभग 24 राज्य समूह थे।
अर्थात आप समझ सकते हैं कि उस समय नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और जो गोरखा राज्य जो था, गोरखों का राज्य उन्हीं 24 राज्यों में से एक था। जो काठमांडू उपत्यका के पश्चिमी में जो सप्तगंडकी क्षेत्र था, उस सप्तगंडकी क्षेत्र में जो 24 राज्य थे, उन्हीं 24 राज्यों में से एक गोरखों का राज्य था। तो आप समझ सकते हैं उस समय नेपाल की राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी। छोटे छोटे राज्य वहां स्थापित थे। अब जो ये छोटे छोटे राज्य थे, तो उन्हीं राज्यों का गोरखों ने क्या क्या एकीकरण किया। और बाद में जो लगभग लगभग जो मैंने पहले वाले राज्य कहा और बाद में जो राज्य कहा, सब मिलाकर के जो लगभग 50 के करीब जो लघु राज्य थे, उनको सबका एकीकरण करके गोरखों ने उसको एक संयुक्त राज्य बनाया। और इस तरह जो उस समय जो गोरखा जो राज्य था, उनमें जो मगर नाम की जो प्रवृत्ति जारी थी, शाही ठकुरी जो वंश था उनका, तो शाही ठकुरी वंश के राजाओं ने इनका एकीकरण किया। और ये प्रमुख जो ये कार्य था, ये श्रेयस्कर जो कार्य था, वो किया पृथ्वी नारायण शाह ने, जो कि शाही ठकुरी वंश का राजा था। पृथ्वी नारायण शाह का जो समय रहा 1742 से 1775 तक। और उसके बाद उसका पुत्र जो हुआ, और बाद में उसके सिंह प्रताप के पुत्र रण बहादुर ने 1778 से 1799 को जो उसने, जब वो अल्प वयस्क था, उस समय गद्दी पर बैठा और उसकी माँ रानी इंद्रलक्ष्मी उसकी संरक्षिका बनी। इसी समय जो है गोरखों ने अपनी शक्ति में और विस्तार किया। एक प्रकार से नेपाल का एकीकरण तो हो ही गया था, लेकिन गोरखा अपने साम्राज्य को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे थे। और उन्हें बाद में लगभग लगभग नेपाल के अन्य राज्यों को भी जीतना शुरू कर दिया। जो रण बहादुर शाह का चाचा था और उसका संरक्षक भी था बहादुर शाह, उसने बाद में रानी की हत्या कर दी, अर्थात रानी इंद्रलक्ष्मी की उसने हत्या कर दी और स्वयं संरक्षक बन गया। और उस समय उसने क्या किया, गोरखा साम्राज्य का विस्तार और भी कर दिया। और उसने जो पश्चिम में जो 24 राज्य मैंने कहा था, जुमला दुल्लू डोटी के, उनको भी अपने राज्य में मिला दिया, जोहार जो भी था। और बाद में जो गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा, तो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना आगे बढ़ी और वो निरंतर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगी। इसी समय जो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना आगे बढ़ी, तो उनको पता लगा कि कुमाऊं में इस समय क्या है, जो शासन है वो ज़्यादा शक्तिशाली राजा का शासन नहीं है। कुमाऊं में जो शासकों की में अयोग्यता आ गई है, जो निर्बलता आ गई है, तो उसका उन्होंने फायदा उठाना चाहा और गोरखों को कुमाऊं की निर्बलता से या कुमाऊं की जो कमियां थी, कुमाऊं शासन की जो चंद्रवंश की जो आपसी फूट थी, उस फूट को उजागर किया हर्षदेव जोशी ने। और हर्षदेव जोशी ने गोरखों से 60 गांड की उनसे मिला और उनसे मिल करके हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं के चंद्रवंश के जो राजा थे, उनकी जो तमाम कमियां थी, जो सब रहस्य उनके क्या कर दिए, गोरखों को उजागर कर दे, गोरखों को बता दिए। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए एटकिंसन ने लिखा है कि हर्षदेव जोशी के इस आचरण को उचित ही स्वार्थपूर्ण तथा देशद्रोह, आप समझ सकते हैं कि एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी के आचरण को क्या कहा है, स्वार्थपूर्ण तथा देशद्रोह बताया है। हर्षदेव जोशी के आचरण को जो है एटकिंसन ने स्वार्थपूर्ण और देशद्रोह बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुकृत्य जो है हर्षदेव जोशी ने क्या होगा। और राउत सांकेतन में लिखते हैं कि ऊपर से हर्षदेव जोशी जैसा घर का विभीषण अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए गोरखों की सहायता के लिए तैयार था। अब आप समझ सकते हैं कि गोरखा तो आक्रमण करना ही चाहते थे कुमाऊं के चंद राजाओं पर, और हर्षदेव जोशी ने गोरखों की सहायता की, और गोरखों की सहायता से हर्षदेव जोशी अपनी महत्वाकांक्षा, जो उसकी भी महत्वाकांक्षा रही जो भी, उसको पूरा करना चाहता था। इसका परिणाम क्या हुआ कि हर्षदेव जोशी सारी सूचनाएं लेकर के उसकी सहायता से गोरखों ने क्या कर दिया, 1790 में डोटी की तरफ से चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, सूबेदार अमर सिंह थापा एवं सूरवीर थापा के नेतृत्व में क्या हुआ, गोरखा सेना ने कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह 1790 में कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया। उस समय कुमाऊं का शासक राजा महेंद्र चंद था, और महेंद्र चंद का जो चाचा था कुंवर लाल सिंह, उसने कई बार गोरखा सेना का सामना किया, उनका विरोध किया, उनको रोकने का प्रयास किया,
परंतु अंततः कुमाऊं की जो चंदवंश की सेना थी वो हार गई और इस तरह 1790 ईस्वी में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को गोरखों ने अल्मोड़ा पर, जो समय चंदवंश की राजधानी थी, उस पर अधिकार कर लिया और गोरखों ने अल्मोड़ा में प्रवेश किया। अब देखो, गोरखों ने जब अल्मोड़ा में प्रवेश किया तो हर्षदेव जोशी उनके साथ था। हर्षदेव जोशी एक बार से उनकी अगवानी कर, उनकी आगे आगे चल रहा था, उनका पथ प्रदर्शक था। तो किस तरह हर्षदेव जोशी ने गोरखा आक्रमण में गोरखों की सहायता की, आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि गोरखों ने फिर कुमाऊं पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। और देखो, बड़ा दुर्भाग्य है, या हम कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना की बात है कि गढ़वाल पर भी आक्रमण करने के लिए गोरखों को हर्षदेव जोशी ने ही प्रेरित किया। अब जैसे कि यशवंत सिंह कठोज लिखते हैं कि गोरखों को गढ़वाल पर आक्रमण का आमंत्रण भी हर्षदेव जोशी ने ही दिया था। और हर्षदेव जोशी ने जब उनको गढ़वाल के बारे में बताया कि गढ़वाल पर भी उनको आक्रमण करना चाहिए, अपना राज्य विस्तार करना चाहिए, तो गोरखों ने प्रथम जो आक्रमण किया गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में किया। और उस समय देखो, हर्षदेव जोशी अल्मोड़ा से गोरखों की सहायता के लिए आगे बढ़ा और आगे उनके साथ आया। लंगूरगढ़ में भी जो दोनों सेनाओं का सामना हुआ, लंगूरगढ़ में गोरखों और गढ़वाल की सेना का, तो जो गढ़वाली सेना थी, वीर गढ़वाली सेना, उन्होंने क्या कर दिया, गोरखों का डटकर सामना किया। इसका परिणाम ये हुआ कि गोरखा जो है लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ सके और न ही इस लंगूरगढ़ को वो जीत सके। और इस तरह ये हुआ कि जो प्रथम आक्रमण रहा गोरखों का, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं असफल रहा। अब इसका एक कारण ये भी है कि तभी क्या हुआ कि नेपाल पर जो है चीन ने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही सूचना गोरखा सेनापति को मिली, गोरखों को मिली, तो गोरखों ने 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ का घेरा उठा लिया और लंगूरगढ़ की संधि, जो समय गढ़वाल नरेश थे, गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह, उनसे लंगूरगढ़ की संधि कर ली। अब इससे प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पर एक इस तरह की संधि भी की कि उन्होंने क्या कर दिया, 3000 रुपये वार्षिक लगान कर देना स्वीकार किया और गोरखों से संधि कर ली। तो इस तरह 1791 में जो प्रथम आक्रमण था गढ़वाल पर, एक प्रकार से वो इस तरह संधि के द्वारा एक प्रकार का प्रभाव समाप्त हो गया और गोरखा उससे आगे नहीं बढ़े। फिर बाद में क्या हुआ कि 1792 में गोरखों को फिर अल्मोड़ा छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही नेपाल की जो है चीन से गोरखों की संधि हुई, तो फिर वो अल्मोड़ा लौट गए और फिर से उन्हें क्या कर दिया, कुमाऊं पर फिर अपना अधिकार जमा दिया। इसके बाद फिर जो है गोरखों ने दोबारा जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया और वो छोटे छोटे दलों के रूप में जगह जगह आक्रमण करते रहे, गढ़वाल सीमा पर लूटपाट करते रहे। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 1803 ईस्वी में जो भूकंप आया इस क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, उस महाभूकंप से श्रीनगर या कह सकते संपूर्ण गढ़वाल पर उस भूकंप का असर पड़ा और जगह जगह उस भूकंप के कारण अपार क्षति हुई, धन की, जन की, तमाम प्रकार की जो हानि हुई। यहाँ तक कि श्रीनगर में राजभवन इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि वो निवास के योग्य नहीं रहा। जो कुंवर पराक्रम शाह था, उसने फिर क्या कर दिया, सत्ता हथियाने का प्रयास किया और दोनों भाइयों में, प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह में, एक प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। राज्य में इतनी अराजकता फैल गई कि दरबार में षड्यंत्र रचे जाने लगे। अब जब गढ़वाल में, जो श्रीनगर में जब षड्यंत्र रचे जाने लगी, जब यह सूचना नेपाल पहुंची, उस समय नेपाल को कांतिपुर कहते हैं, जब काठमांडू ये सूचना पहुंची, तो गोरखों को अपने साम्राज्य विस्तार का एक और मौका मिल गया। उन्होंने कहा क्यों ना गढ़वाल पर अधिकार करके गढ़वाल को भी अपने राज्य में मिला दिया जाए। इसका परिणाम यह हो कि 1803 ईस्वी में गीरवाण युद्ध विक्रम शाह, उस समय गोरखा शासक थे, और उनके सेनापति, जो मैंने पहले भी कहा कि अमर सिंह थापा, हस्तदल चौतरिया, बमसात चौतरिया, भक्ति थापा, रणजोड़ थापा, इन सभी के नेतृत्व में एक प्रशिक्षित गोरखा सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण इतना अचानक और बड़ा शक्तिशाली आक्रमण था कि एडकिंसन ने कहा कि इसका कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं हुआ, क्योंकि इतनी तेजी से आक्रमण हुआ कि गढ़वाली सेना कोई तैयारी नहीं कर सकी। दूसरी बात क्या थी कि गढ़वाली सेना अपनी आपसी राजनीति में, रंजिश में, अपनी आपसी षड्यंत्र में जो
लिप्त थी, उस कारण जो गढ़वाल की सेना पर प्रभाव था उसका आपसी षड्यंत्रों का, उस कारण गढ़वाली सेना कोई प्रतिरोध नहीं कर सकी और इसका परिणाम ये हुआ कि बाड़ाहाट तथा चमुआ चंबा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की हार हुई और परिणाम स्वरूप राज परिवार को जो है भागकर जो है दून में शरण लेनी पड़ी। श्रीनगर तो खाली हो गया, श्रीनगर पे तो गोरखों ने अधिकार कर लिया था और प्रद्युम्न शाह दर दर की ठोकरें खाकर जगह जगह भागने लगा। फिर भी उस समय जो लंडौरा के गुजर राजा थे रामदयाल सिंह, उन्होंने 12,000 की सेना तैयार की और प्रद्युम्न शाह की सहायता की। परंतु क्या हुआ, फिर भी जो गोरखों के समक्ष जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून में जो खुरबुड़ा नामक स्थान है, उस खुरबुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गई और इस तरह गोरखों का तो गढ़वाल पर अधिकार हो ही चुका था और प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद क्या हो गया, गोरखा गढ़वाल के भी शासक बन गए। तो इस तरह 1804 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई और गोरखों का कुमाऊं पर तो पहले अधिकार हो चुका था, गढ़वाल पर भी उनका अधिकार हो गया। ऐसा नहीं कि गोरखा यहीं रुके, उसके बाद गोरखा और आगे बढ़े। उन्होंने बाद में सिरमौर हिमाचल प्रदेश में भी आक्रमण किया। और थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब सिरमौर रजपुर ने आक्रमण किया तो बाद में उस समय महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में शासन कर रहे थे और गोरखों के राज्य साम्राज्य की सीमा रणजीत सिंह को मिल गई। तो रणजीत सिंह ने जो बाद में गोरखों का विरोध किया, 1809 की जो संधि गोरखों से हुई, संधि के द्वारा जो है गोरखा फिर उससे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन ये इस तरह गोरखों ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो सिरमौर तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये था आज का जो थोड़ा मैं संक्षेप में आपको गोरखा आक्रमण समझाना चाह रहा था कि किस तरह उत्तराखंड पर गोरखों ने आक्रमण किया और उनका आक्रमण किस तरह उन्होंने आक्रमण करके यहाँ अपना शासन स्थापित किया। और जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने इस क्षेत्र पर घोर अत्याचार किए, जनता पर इतने अत्याचार किए कि उनके शासन को उत्तराखंड में अत्याचार का पर्याय ही माना जाता है। अत्याचार अर्थात अत्याचार का दूसरा नाम गोरखा शासन, जिसको उत्तराखंड में गोरखियानी कहा जाता है। आगे उस पर और चर्चा करेंगे।